आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। ये आज की राजनीति की वास्तविकता है। अगर आपको सावरकर को सम्मान देना है तो आपको गांधी की विचारधारा की तरफ पूरी तरह से पीठ घुमानी पड़ेगी। अगर आपको गांधी को स्वीकारना है तो आपको सावरकर की विचारधारा को नकारना होगा। शायद यही वजह है कि सावरकर अभी भी भारत में एक पोलराइजिंग फिगर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वीर सावरकर की बातें मानी गई होती तो देश का बंटवारा नहीं होता, लोगों को विघटन का दंश नहीं झेलना होता, इतिहास में सावरकर के साथ न्याय नहीं हुआ। उनके पूरे परिवार ने देश की आजादी के लिए काम किया। इसके साथ भी उनको लेकर विवाद जो हैं वो लगातार जन्म लेते रहे। सीएम योगी शुक्रवार की शाम अपने सरकारी आवास पर वीर सावरकर पर विक्रम संपत पर लिखी एक पुस्तक सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज का विमोचन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कह रहे थे। और आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उनको याद किया। गांधी और सावरकर की विचारधारा बिल्कुल अलग थी। सावरकर पर कई गंभीर आरोप थे। विपक्ष सावरकर और गांधी की विचारधारा को लेकर लगातार सरकार को घेरता रहा, सवाल पूछता रहा कि आप सावरकर के विचारधारा के साथ हैं या फिर गांधी की विचारधारा के साथ। दरअसल 5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। चुनाव की शतरंजी बिसात गांधी सावरकर साथ साथ हैं और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि गांधी या सावरकर जरूरी कौन। सावरकर पर राजनीतिक दलों की राय अलग अलग क्यों? तो ये तमाम बड़े सवाल हैं। आज की एक बहस में हम यही सवाल तलाशने की कोशिश करेंगे। वीर सावरकर को लेकर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। वीर सावरकर की जब चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप से देश के अंदर 2 धाराएं बहुत स्पष्ट रूप से सामने देखने को मिलती हैं। एक धारा जो भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहता है, भारत को दुनिया के सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उनके मन में उत्साह होता है, उनके मन में उमंग होता है। दूसरी धारा जो भारत को भारत नहीं रहने देना चाहती, तो उनके मन में निराशा और हताशा के लिए वीर सावरकर का नाम पर्याप्त है। पिछली सदी का उनसे बड़ा क्रांतिकारी, उनसे बड़ा दार्शनिक, उनसे बड़ा कवि और उनसे बड़ा लेखक कोई नहीं हुआ। तो भारत माता के एक ऐसे सपूत को जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए एक ही जन्म में 2-2 आजन्म कारावास की सजा भुगती हो, उनको हम इस श्राद्ध पक्ष में उनके ऊपर लिखी गई पुस्तक के विमोचन के माध्यम से विनम्र नमन कर रहे हैं। वीर सावरकर के साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया और ये हर उस क्रांतिकारी के साथ हुआ है, भारत के उस हर महापुरुष के साथ हुआ है जिसने भारत के बारे में एक सोच दी, एक दृष्टि दी। अब इतिहास को उठा करके देखिए, आप इतिहास के पन्नों को कुछ अक्षरों से रंग करके बदसूरत बनाने का पाप कर सकते हैं। भारत के मान बिंदुओं का अपमान एक कालखंड के अंदर जिस रूप में हुआ था, वे उस रूप में
और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम आपसे उनका तारुफ करवा देते हैं। डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता हैं एसपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, ज्ञानेंद्र अर्कवंशी प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के, अजय चंद्र चौबे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और आकाश मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राघवेंद्र सिंह जी, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ आज गांधी जयंती को लेकर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सावरकर की जो पुस्तक हुई है उसका भी विमोचन हो रहा है। लेकिन बहस वहीं पर आकर खड़ी है कि सावरकर या गांधी, आखिरकार इसकी नौबत क्यों आन पड़ी? देखिए सोनल जी, कैसे दुर्भाग्य की बात है, जहां एक तरफ कुछ लोग महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं तो वहीं वीर सावरकर का अपमान करने में नहीं चूकते हैं। देखिए, देश किसी एक व्यक्ति या एक विचारधारा से नहीं आजाद हुआ था। इसमें काफी विचारधाराएं लगी थी और लाखों लोगों का बलिदान हुआ था और सैकड़ों लोगों ने योगदान किया था। हम लोग जो है महाराणा प्रताप का भी सम्मान करते हैं, महात्मा बुद्ध का भी सम्मान करते हैं, वीर सावरकर का भी सम्मान करते हैं, वही महात्मा गांधी का भी सम्मान करते हैं। क्रांतिकारी विचारधारा वो भी अपनी जगह सही थी, अहिंसा की विचारधारा वो भी अपनी जगह सही थी। इस प्रकार से बहुत से लोगों ने अपनी अपनी विचारधाराओं के द्वारा देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी की और योगदान दिया। कैसी विडंबना है, 50 साल बाद 50 साल तक हमारे यहाँ वीर सावरकर को एक हेय दृष्टि से देखा गया और कहा गया, विभिन्न प्रकार के आरोप उनके ऊपर लगाए गए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सही था। आजादी के बाद एक क्रांतिकारी ही ऐसा हुआ था जिसे एक जन्म में 2-2 काले पानी की सजाएं दी गई थी। सावरकर को तेल के कोल्हू में पेरा गया था और अंग्रेजों ने कहा था कि आप जब तक नहीं खाना खाएंगे, जब तक शांत नहीं बैठेंगे, जब तक आपको कोल्हू से नहीं निकाला जाएगा, तब तक आप 10 किलो तेल नहीं निकाल देंगे। देखिए, इस प्रकार के क्रांतिकारी का अपमान करना खाली सावरकर का अपमान नहीं है, राष्ट्र के उन सैकड़ों क्रांतिकारियों का, हजारों महान ऋषियों का, महान क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में, विभिन्न प्रकार के देश को बनाने में अपना योगदान दिया है। हम लोग जो है आज महात्मा गांधी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, दोनों को सत नमन करते हैं। कैसी विडंबना है, आजादी के बाद आज तक मात्र कुछ एक परिवार के दृष्टि से ही पूरे भारत को देखा गया। नेहरू जी ने ही ऐसा लगता है जैसे आजादी दिलाई। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद उनके 2 लड़के-लड़की। ठीक है। अजय चंद्र चौबे जी से हम जवाब ले लेते हैं। अजय चंद्र चौबे जी, राघवेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि नेहरू ने ही आजादी दिलवाई है, एक इतिहास भरा पड़ा है, एक ऐसी लंबी फेरहिस्त है जिन लोगों के संघर्ष के कारण आज हम आजाद हैं, हम बोल पा रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि क्यों हम 2 ध्रुव बन गए हैं कि लड़ाई जो विचारधारा की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक हथकंडा बन गई? देखिए, देश के स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई जो है कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी और अंग्रेजों ने इस लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए, कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और आरएसएस का गठन कराया। सावरकर जी गिरफ्तार किए गए थे 1910 में और उन्होंने लिखित में माफ़ी मांगा था अंग्रेज़ों से और 11 में भी उन्होंने एक याचिका किया था कि हमें जेल से रिहा कर दिया जाए और हम पूरे जीवन आज़ादी के लड़ाई या किसी भी आंदोलन से अपने आप को दूर रखेंगे और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार रहेंगे। तो ये बताइए, देश के साथ गद्दारी करने वाला व्यक्ति, क्रांतिकारियों की मुखबिरी करने वाला व्यक्ति राष्ट्रभक्त कैसे हो सकता है? राष्ट्रभक्त तो वो थे जो बलिदान हो गए, जो शहीद हो गए, जो सीने पे गोली खाए, लेकिन भारत माता का झंडा नहीं झुकने दिया, पीठ पे गोली नहीं खाया था। वो कतार भी हमारे क्रांतिकारियों की थी। अंग्रेज एक एक करके गोली मारते रहे, लेकिन हिंदुस्तानियों ने मजबूती से झंडा पकड़े रहा, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे क्रांतिकारी ऐसे लाशों की ढेर बिछ गई, लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने कभी अंग्रेजों को पीठ नहीं दिखाया। इसके बाद सावरकर जी जब
नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे और जापानी सेना हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों के लड़ाई में हमारे साथ आ गई थी, कांग्रेस के साथ आ गई थी, तब सावरकर जी उस समय हिंदुस्तान की जनता से, किसानों से, नौजवानों से अपील कर रहे थे कि आप लोग जापान के खिलाफ, आजाद हिंद फौज के खिलाफ अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाइए। बताइए महात्मा गांधी सीने पे गोली खा के गद्दार कैसे हो गए इस देश को आजाद करा के, और जो सावरकर अंग्रेजों से माफी मांगे वो वीर कैसे हो सकते हैं? आप बताइए, सोचने वाला प्रश्न है नहीं क्या? क्या उसके बाद कभी गिरफ्तार हुए? उनको अभयदान अंग्रेजों ने दिया था सिर्फ क्रांतिकारियों की मुखबिरी करने के लिए, और अगर उनको हिंदू राष्ट्र ही बनाना होता तो गोडसे जी से जिन्ना को मरवाते, कम से कम भारत के टुकड़े होने से बच जाते। भारत इतना धार्मिक ध्रुवीकरण में जो भेज के भारत के दो टुकड़े तो नहीं होते, इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार हैं। और मुख्यमंत्री जी हमारे, अगर गोरखपुर के सांसद न होते तो मऊ गोरखपुर में दंगा नहीं होता, आज वो मुख्यमंत्री नहीं होते तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज और रावण राज नहीं होता। ठीक है, आगे आप राजनीति पर, ठीक है। डॉक्टर अभिषेक राय, आप प्रवक्ता हैं एसपी के। देखिए, खुद महात्मा गांधी ने भी सावरकर को वीर कहा है। ऐसे भी हमारे सामने इतिहास में पन्ने दर्ज हैं जहां कहीं ना कहीं उन दोनों की जो बातचीत थी, उनके रिश्ते के जो आयाम थे, वो आज इतने हावी हो गए हैं एक विचारधारा को लेकर कि वो अनछुए रह गए। डॉक्टर अभिषेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है आवाज नहीं जा रही है। मैं आकाश मिश्रा जी आपसे ये जवाब चाहूंगी, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है आकाश जी तक आवाज आ रही, आपकी आवाज आ रही। ठीक है आकाश जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, जब दो फिगर को लेकर इस तरह से लड़ाई छिड़ जाती है और बात जब राजनीति पर आ जाती है, तो क्या लगता नहीं कि दोनों के रिश्ते के ऐसे बहुत से आयाम हैं जो अनछुए रह जाते हैं? देखिए, आज गांधी जयंती है। पहले मैं सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, गांधी जी को शत शत नमन करूंगा। इसके बाद बात की शुरुआत करूंगा मैं 1857 से। आप सबको याद होगा, मंगल पांडे जी ने जब विद्रोह किया था तो वो लड़ाई बहादुर शाह जफर ने उसका नेतृत्व किया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई और बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे जो भारत के वीर थे, उन्होंने उनका साथ दिया और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उसके बाद अंग्रेजों ने बैठकर मीटिंग करी थी बॉम्बे में, अगर आपको याद हो, और ये सब इतिहास में दर्ज है। और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि जब तक हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक है, तब तक हिंदुस्तान पर राज नहीं किया जाता। और तभी से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, बांटो और राज करो, और उन्होंने यही किया। उसके बाद ही आप देखिए धीरे धीरे हिंदू मुसलमान करते रहे, इतिहास में छेड़छाड़ हुई। मैं कुछ तथ्यों को लेकर आपके सामने आना चाहता हूं। जब महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई हुई, उसको दिखाया गया हिंदू मुसलमान की लड़ाई, जबकि आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान सूर नेतृत्व कर रहे थे लड़ाई का, और अकबर की तरफ से राजा मान सिंह नेतृत्व कर रहे थे। तो ये दो राज्यों की लड़ाई थी, ये कभी हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। आप इतिहास पढ़ लीजिएगा, जिसको आज हिंदू मुसलमान दिखाया गया। हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी कहा जाता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि शिवाजी की सेना में 40% मुसलमान थे और उनके 18 सबसे विश्वसनीय लोगों में से 12 मुसलमान थे। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं। इसके आगे आता हूं मैं। आपको याद होगा, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिख के, जो बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री थे, उन्होंने लिख के कहा अंग्रेजों से कि हम भारत छोड़ो आंदोलन का साथ नहीं देते हैं। इसके बाद बहुत सारी चीजें। अब मैं आप सावरकर पे आता हूं। सावरकर ने अपने शुरुआती जीवन में देश के लिए काम किया, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके बाद इनकी तरफ से 8 बार 6 बार लिखित में इन्होंने माफी मांगी, 2 बार इनके परिवार ने माफी मांगी, और उसके बाद अंग्रेज सरकार ने इनको इस शर्त पर माफ किया कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक गांधी का विरोध करेंगे और अंग्रेज सरकार के किसी भी फैसले का विरोध नहीं करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात थी,
इस काम के लिए अंग्रेज सरकार उनको उस जमाने में ठीक है। 60 रुपया महीना देते थे। ठीक है, 60 रुपया लेकिन महीना। आकाश मिश्रा जी, इतिहास तो ये भी कहता है कि वीर सावरकर ने खुद ये बात कही है कि उनके समर्थकों ने अंग्रेजों से माफी इस आधार पर मांगी कि उनकी रणनीति का हिस्सा था, जिसकी वजह से उनको रियायतें जो हैं वो मिल पाए। अगर वो उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में भी लिखा है ना कि अगर मैंने जेल में हड़ताल की होती तो मुझसे भारत पत्र भेजने का अधिकार छीन लिया जाता। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये रणनीति का हिस्सा था तो आप एक भी वाक्य हमको बता दीजिए। जब माफी मांगने के बाद उनको माफी मिली तो उन्होंने किस स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ाई ली? मैं खुद कह रहा हूं, उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी स्वतंत्रता के लिए लड़ने की, लेकिन बाद में वो घबरा गए। उसके बाद उनका तो गांधी जी की हत्या की कॉन्स्पिरेसी में भी नाम था, जो बाद में हटाया गया। ये सारे तथ्य हैं, इसको आप पता कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एक इतिहास भरा पड़ा है इस मुद्दे को लेकर, लेकिन लड़ाई वहीं पर आकर खड़ी हो जाती है। राघवेंद्र सिंह जी, आपका ही मैं दोबारा से रुख करना चाहूंगी। देखिए, विचारधारा की लड़ाई है, एक हिंसा है, एक अहिंसा है, बीच में एक थिन लाइन है। हमने अपने अनुसार उसको बांट लिया, राजनीति का हथकंडा बना लिया। क्यों नहीं कि आगे आने वाली जनरेशन को ये तय कर देना चाहिए, करने देना चाहिए कि वो वीर सावरकर को भी पढ़ें, वो महात्मा गांधी को भी पढ़ें, एंड लेट देम चूज कि वो किसको चुनते हैं। सोनल जी, ये बेहतर नहीं होता कि वीर सावरकर को भी पढ़े, महात्मा गांधी को भी पढ़े, महात्मा बुद्ध को भी पढ़े, महाराणा प्रताप को भी पढ़े? ऐसा कोई भी हमारे यहाँ कोई बड़ा महान नेता या अर्थशास्त्री या समाजशास्त्री या क्रांतिकारी नहीं हुआ है जिसकी हम उपेक्षा कर सके। वीर सावरकर के विषय में आपने कह दिया, उन्होंने अपनी जीवनी में भी लिखा है कि ये जो पत्र लिखा माफीनामा, वो एक योजना का हिस्सा था। उसके बाद भी लगातार वीर सावरकर जी राजनीति वो क्रांतिकारी गतिविधियों में लगातार संलग्न रहे। देखिए, एक उदाहरण दे दीजिए। गलती देखिए, ठीक है, उदाहरण दे दीजिए। देखिए, सवाल आया आपके पास, उदाहरण दे दीजिए। माफी मांगने के बाद अंग्रेजों की खिलाफत करी। मिश्रा जी, पूरी बात मेरी होने दीजिए पहले। आपने जो कहा मैं उसकी इतने बड़े क्रांतिकारी का अपमान कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म आती है? देखिए, शर्म दोनों तरफ से आनी चाहिए। राघवेंद्र सिंह जी, शर्म दोनों तरफ से आनी चाहिए, शर्म दोनों तरफ से आनी चाहिए। हमने दो हिस्टोरिकल फिगर को अपने अनुसार बांट दिया, तो शर्म हम सबको आनी चाहिए। ठीक है। राघवेंद्र सिंह जी, आप जवाब दें, आप उदाहरण दें। आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, देखिए शर्म हम सबको आनी चाहिए। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ। ठीक है। बहस देखिए, बहस जब होती है तो कोई सोल्यूशन भी निकले। ठीक है। सत्ता से दूर रखा गया था। ये बताइए, क्या वो आरएसएस के सदस्य थे या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे वीर सावरकर? हाँ, बिल्कुल, इसका जवाब देंगे राघवेंद्र सिंह जी। क्या वो आरएसएस के सदस्य थे? राघवेंद्र सिंह जी, क्या वो घोषित आरएसएस के सदस्य थे जो आरएसएस आज उनको इतना ज्यादा मान देती है? ठीक है, एक बार इसका जवाब दे दीजिए आप। अगर वो आरएसएस के नहीं थे तो हिंदू महासभा में सावरकर के नेतृत्व में ही जो है अभियान चलाया। देखिए, ये भारतीयों को ब्रिटिश फौज, अगर आप ऐसे बोलोगे तो किसी की भी आवाज क्लियर नहीं जा पाएगी। आप एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो हम आपको बेहतर सुन पाएंगे। अभियान चलाया था, ठीक है, वो तो सावरकर के नेतृत्व में ही चलाया गया। ठीक है। मैं ज्ञानेंद्र अर्कवंशी जी से भी मैं एक बार रिएक्शन ले लेती हूँ। ज्ञानेंद्र जी, देखिए, लगातार बहस छिड़ गई है, फिर वही राजनीतिक मसलों पर आप पहुंची है। सवाल यहीं पर खड़ा है कि क्यों नहीं राजनीतिक एजेंडों के साथ आप जनता के बीच में जाते? क्यों नहीं पानी लेकर जाते? क्यों नहीं बिजली लेकर जाते? क्यों नहीं महंगाई लेकर जाते? क्यों आप सावरकर और गांधी के साथ जाते हैं? ठीक है, ज्ञानेंद्र अर्कवंशी जी को जवाब देने दीजिए। ठीक है, जवाब देने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। सोनल जी, एक तो भाजपा प्रवक्ता को मैं सही कह दूं, इन्होंने कहा कि कुछ लोग गांधी का सम्मान करते हैं। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। पूरा विश्व गांधी का सम्मान करता है, सिवाय आरएसएस और भाजपा के। वो राघवेंद्र सिंह जी, बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी की तो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्प अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं राजघाट में। बैटिंग करेंगे तो आप कुछ लोगों से कैसे समेट रहे हैं? ठीक है, ज्ञानेंद्र अर्कवंशी जी, जवाब दीजिए। ठीक है, लौटूंगी। राघवेंद्र सिंह जी, मैं आऊंगी आपके पास, आऊंगी। हम एक एक करके जवाब लेंगे। ज्ञानेंद्र जी को जवाब देने दीजिए आप। तो जवाब तो देने दीजिए आप। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, पूरा विश्व गांधी जी का सम्मान करता है, सिवाय आरएसएस और भाजपा के। और हर साल वो दिखावटी
जाते हैं उनके। देखिए आप इस डिबेट में ये भी नहीं कह सकते, आप फिर से बांट रहे हैं। आप आरएसएस बीजेपी का नाम लेकर फिर से राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पुष्प अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह सुबह कहा। आप ऐसे नहीं कर सकते ना, ऐसे नहीं कर सकते आप। ठीक है, ठीक, आप फिर से राजनीति कर रहे हैं ना इस मसले को लेकर फिर से। ठीक है, आप अपनी राय दीजिए ना, आप अपनी राय दीजिए। मैं कह रही हूं कि आप बिजली के साथ जाइए, पानी के साथ जाइए, महंगाई के साथ जाइए। आप राजनीतिक, आप जनता के मुद्दों के साथ क्यों नहीं जाते हैं चुनाव में? ठीक है, ज्ञानेंद्र अरकवंशी जी, आप साफ शब्दों में जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों का रुख करती हूँ। जी, आज का मुद्दा बिजली पानी का है या सावरकर और बिजली पानी? देखिए, राजनीति भी मुद्दा है ना, राजनीति के साथ ही बिजली जुड़ी है, राजनीति के साथ ही पानी जुड़ा है, आम जनता के मसले जुड़े हैं। आप विचारधारा को लेकर दूसरे लोगों को बांट दे रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, बिजली पानी के मुद्दे पर भी हम बहस करते हैं और यही जनता के मुद्दे हैं। राघवेंद्र भाई, आप शांत रहिए, ठीक है, मैं बताता हूँ। आप नाराज होने लगते हैं सोनल जी, मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक, जवाब देने दीजिए ना, जवाब देने दीजिए भाई, जवाब देने दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए आप, इनको शांत करिए। ठीक है, ठीक है, आप शांत रहिए, जवाब देने दीजिए। समझा देता हूँ। हाँ। कि सुशील पहलवान है, सुशील पहलवान को भारत का नाम ऊंचा किया उन्होंने, लेकिन आज की डेट में आप क्या कहेंगे? सुशील पहलवान ने भारत का नाम ऊंचा किया है, या उनको गद्दार कहेंगी या खूनी कहेंगी? कहेंगी कि नहीं कहेंगी आप? वो कोर्ट तय करेगा, वो कोर्ट तय करेगा, वो उन पर जब आरोप सिद्ध होंगे कोर्ट तय करेगा। ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रही है। नहीं, वो बैटिंग कर रही हैं अभी। ठीक है, सोनल जी आगे बैटिंग क्या भाई, आप लोग राजनीति करते देखिए, आप फिर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, फिर से राजनीति कर रहे हैं। घूम कर राजनीति में कोई बैटिंग बॉलिंग यहाँ पर नहीं चल रही। मैं राजनीति, मेरे को क्रिकेट की नॉलेज भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। आप अपनी बात रखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताइए, बताइए, बताइए। आप लोग को कांग्रेस भारत की बात करने वाले लोग मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा जिन्होंने इस तरीके की बहस न करिए। सावरकर जी के इतिहास बोलने में कीजिए, जाके अपनी अपनी राय रखनी उन्होंने तो फिर आप लड़ लीजिए, फिर लड़ लीजिए। आप ऐसा करिए, आप लड़ लीजिए। तब तक उन्हें माफ मैं नहीं किसी किया। को बोलने नहीं दूंगा जब तक मुझे पूरा समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोग खुद ही सवाल जवाब कर रहे हैं राघवेंद्र जी। ठीक है, ठीक है। मैं तो आपसे जवाब ले रही हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? जवाब ले रही हूँ आपसे मैं। 1910 तक मैं बिल्कुल मानता हूँ कि सावरकर जी ने जो भी काम किए वो देश हित में किए, लेकिन 1911 में, 1910 में उनकी गिरफ्तारी हुई। 1911 में जुलाई में वो पहुंचे, 11 जुलाई को अंडमान निकोबार, और 29 अगस्त को, यानी 1.5 महीने के अंदर उन्होंने पहला माफीनामा लिखा। और हर 15 दिन पर वजन होता था। जो भी अंडमान निकोबार जेल में कैदी थे, उनका वजन लगभग 20 पाउंड बढ़ गया था अगले 2.5 साल के अंदर। उनके साथ में एक जो कैदी थे, घोष करके उन्होंने खुद लिखा कि जो सावरकर बंधु थे उनसे कोई भी मेहनत का काम नहीं करवाया जाता था। अगले जो 9 साल 10 महीने वो अंडमान निकोबार जेल में रहे, वहां पर उनको उन्होंने 6 बार चिट्ठी लिखी, 2 बार परिवार ने लिखी। उसके बाद उनको वहां से यरवदा जेल पुणे की ट्रांसफर कर दिया गया। 1924 में उनको माफीनामा इस शर्त पर मिला, माफीनामा के साथ 60 रुपए पेंशन प्रति माह उनको मिली कि वो इन मुद्दों को उठाएंगे जो कि कांग्रेस के मुद्दे हैं। ठीक है, छोटा छोटा देखिए, इतिहास के किस्से तो सबके पास है ना, सबके पास है ज्ञानेंद्र जी। एक एक करके अगर हम बहुत लंबा खींचने लग गए तो अब समय नहीं है ना। नहीं, बीजेपी के पास अपना कोई इतिहास नहीं है देश के क्रांतिकारी आंदोलन का, सिर्फ गद्दारी का इतिहास है देश के साथ। बीजेपी उस समय ठीक है मान्यवर, बीजेपी तो 1980 में बनी आके। अरे मैं क्या बात आप कर रहे हैं भाई? सिर्फ राष्ट्र को तोड़ने का इतिहास है आपका, 2 भाइयों को लड़ाने का इतिहास है आपका। राष्ट्र को मजबूत करने का इतिहास नहीं है, सिर्फ राष्ट्र को कमजोर करने का इतिहास है। सामाजिक समरसता का इतिहास नहीं है आपका, सामाजिक समरसता और सौहार्द को बिगाड़ने का इतिहास है। तो आप ये बताइए, अजय चंद्र चौबे जी, एक बात बताइए। आपने तो 70 साल राज
किया है ना अजय चंद्र चौबे जी, आपने तो 70 साल राज किया है, तो क्यों नहीं वो इतना ठोस निर्माण हुआ? ठीक है, देखिए फिर से आप राजनीति पर आ गए तो फिर वो बहस अलग चली जाएगी। हमने जो ठोस निर्माण किया था उसी को तो आज भारतीय जनता वो इतना कमजोर पड़ गया कि इतने वर्ष में फिर सारे हमने जनता को दिया था तहस 70 नहस हो साल गया। में, वो जनता से छीन के अपने चंद उद्योगपतियों को दे रहे हैं। आप लोगों ने देश को गुमराह ये किया है। दूरदर्शन भी तो हमने ही जनता को दिया था ना, अरे आप लोग जिस पे ये डिबेट कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस को वार क्रिमिनल देखिए मैं देखिए अजय चंद्र चौबे जी, मैं आपको एक निजी सलाह भी देना चाहूंगी, थोड़ा सा अगर पिच लो रखेंगे तो देखिए सेहत पर भी असर पड़ सकता है इससे। आप लोग आराम से अगर बातें करेंगे ना तो हम सुन पाएंगे, अगर ये ऐसे ही लड़ाई चलती रही तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक रिएक्शन लेंगे, ठीक है। पार्टी सिर्फ जवाहरलाल नेहरू से लेकर के उसी परिवार को बढ़ाना चाहती है, इसके अलावा आप लोग नहीं। राघवेंद्र सिंह जी, चलिए ठीक है, मैं आपका रुख करती हूँ। ठीक है। राघवेंद्र सिंह जी, गांधी की हत्या क्या दो राष्ट्रीय विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम थी? देखिए, इस विषय में न्यायालय का निर्णय आ चुका है। ये लोग झूठ बोलते हैं। जो इतिहास लेखन का काम वामपंथी विचारधारा के लोग और कांग्रेस के कुछों ने किया, पूरा इतिहास लिखा गया जवाहरलाल नेहरू और नेहरू परिवार से। तो फिर ऐसा करिए, आप सभी लोग बोलते रहिए, आपकी किसी की भी बात कोई सुन नहीं पाएगा। ठीक है। हम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। जनेंद्र अर्कवंशी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, लगातार गर्मा गर्म बहस चल रही है। जैसे ही दो नाम सामने आए, एक दूसरे की तरफ कीचड़ उछालने का दौर भी शुरू हो गया। यही मैं कहना चाह रही हूं कि क्यों नहीं हम जनरेशन को तय करने देते, क्यों नहीं हम अपने बच्चों को ये तय करने देते कि आप पढ़ें और फिर सीखें और फिर समझें, क्यों हम एक विचारधारा को इम्पोज कर रहे हैं? देखिए सोनल जी, कोई एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछाल रहा है। गांधी जी पर ये पूरी दुनिया कीचड़ नहीं उछाल सकती है। पूरा मामला केवल सावरकर को लेके है। मैं आपको बता देता हूं कि पूरी दुनिया में लोग अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को गोद लेते हैं, लेकिन भाजपा और आरएसएस ऐसी पार्टी हैं जो पूर्वजों को गोद में बैठने के लिए जाती हैं। चाहे वो पटेल हो, नेहरू हो, सावरकर हो, इस तरह के उनको अपना नेता बताने लगती हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, एक चीज मैं बताता हूं। सावरकर ने वायसराय लिन लिथगो को लिखित समझौता किया था कि उन दोनों का समान उद्देश्य है, गांधी, कांग्रेस और मुसलमानों का विरोध करना। 1923 में अपनी किताब जो उन्होंने लिखी थी हिंदुत्व, तो उसमें दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। 1937 में जब वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे, उन्होंने अपने भाषण कलकत्ता में दिया। वहां पे भाषण के दौरान उन्होंने दो राष्ट्र के सिद्धांत दिया। 1940 में यही बात जिन्ना ने दोहराई, जबकि 1938 में जिन्ना, सावरकर और बी.आर. अम्बेडकर मिलकर कांग्रेस के विरोध में खड़े होने वाले थे, लेकिन वो नहीं हो पाया था। 1940 में ऐसे ही दो राष्ट्र की बात सबसे पहली बार मुस्लिम लीग की तरफ से भी आई, और उसके बाद आरएस जो मतलब राइट विंग के लेखक थे आसी मजूमदार, उन्होंने अपनी किताब में खुद माना कि जो जिन्ना ने बोला है वो वही बोला है जो सावरकर ने अपनी लाइन लेके 1923 से चले थे। तो ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में मिले हुए थे कि दो राष्ट्र होने चाहिए, और यही देश विभाजन का आगे जाके कारण बना। राघवेंद्र सिंह जी से ठीक है। आजादी के बाद कपूर कमीशन बना था। कपूर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह माना था कि सावरकर की संलिप्तता के बिना गांधी की हत्या नहीं की जा सकती थी। ये फैक्ट है, आप सही कह रहे हैं। 1948 में गांधी हत्या के बाद सावरकर को 1 साल के लिए जेल में डाला गया था, और रिहा होने के बाद 1966 तक वो जीवित रहे थे। आप मुझे कहीं भी बता दीजिए आरएसएस के कहीं भी या जनसंघ के किसी भी मीटिंग या अखबार, 5 जन अखबार में उनका नाम एक भी बार आया हो 1948 से 1966 तक, जब तक जीवित रहे सावरकर। लेकिन इनका नाम सबसे पहले भाजपा की जुबान पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आया, और उसके वास्ते इन्हें एक हथियार मिल गया कि हम सावरकर को लेके
गांधी जी के समक्ष खड़ा करेंगे। ये वही लोग हैं ठीक जो है, गोडसे ठीक है। की मैं पूजा मैं करते हैं राघवेंद्र और सिंह, पिछले देखो साल आप गांधी ही जयंती की के बातों अवसर का पर, जवाब लूंगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में ठीक है। गोडसे के नाम पर एक सभा आयोजित की गई, एक लाइब्रेरी खोली गई, ठीक है, बनारस ठीक में है, एक सभा ठीक है, आयोजित की गई। ठीक है। राघवेंद्र सिंह जी, आप ये बताइए कि जो हिंदुत्व की परिभाषा दी गई है सावरकर की तरफ से, हिंदुत्व की परिभाषा को आप बेहतर जानते होंगे, जो उन्होंने कहा है, किस सेगमेंट को उन्होंने आउट किया है ये भी आपको पता होगा, किसको वो हिंदू बोलते थे ये भी आप जानते होंगे, लेकिन आप नारा ये भी देते हैं कि सबका साथ सबका विकास। क्या हिंदुत्व की जो परिभाषा सावरकर ने दी है, आप सबका साथ सबका विकास उसके साथ कर पाएंगे? नहीं, देखिए, क्या ये व्यवहारिक रूप से ये बात सही नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, वो किसकी विचारधारा से चल रही हैं? क्या हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के नारे को चरितार्थ नहीं कर रही है? अरे गोडसे की आप मेरी बात होने दीजिए जैनेन्द्र जी। कांग्रेस पार्टी जैसे ही केंद्र, पहले अच्छा शुरुआत देखिए सोनल जी, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बोलने दीजिए। मैंने आपको भी समय दिया है, अब राघवेंद्र सिंह जी अपनी बात रखेंगे, रखिए प्लीज। सोनल जी, जैसे ही देश आजाद हुआ महात्मा गांधी जी ने कहा कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, देश की आजादी पूरी हुई। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने जिद करके कहा कांग्रेस डिसॉल्व नहीं होगी, हम इसके माध्यम से राजनीति करेंगे। महात्मा गांधी को वहां पर दरकिनार कर दिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में चयन किया गया। आपको पता है जवाहरलाल नेहरू कितना वोट मिला था? 1 वोट जवाहरलाल नेहरू को मिला था, 1 आचार्य कृपलानी को मिला था, 13 वोट सरदार पटेल को मिले थे। नियमानुसार प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वो किस चीज के वोट थे? लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात बनने के वोट थे क्या? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का था, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनता, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनता। जैनेन्द्र जी, आप इतिहास पढ़िए, देखिए मेरी बात नहीं बनते हैं। राष्ट्रीय बात होने दीजिए। लोगों ने जिद करके जवाहरलाल अरे आप इतिहास लेकर बैठ जाएंगे तो फिर मैं आपके वर्तमान पे आ जाऊंगी। देखिए आप ऐसे मत कीजिए, ठीक है? अगर आप पीछे मुड़ेंगे तो फिर आपकी आज की पोल खुल जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात रखने दीजिए, एक एक करके सुनाई देगा। सुभाष चंद्र बोस को, अरे आप ऐसे मत कीजिए। देखिए मुझे इतना चीखने चिल्लाने की आदत नहीं है, आपको चुप करवाने के लिए मुझे अपनी पिछाई करनी पड़ रही है, मैं नहीं चाहती। ठीक है, ठीक है, एक एक करके बात रखिए, आप अपनी एक एक करके बात रखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव ऐसे नहीं होता है कि 13 लोग आके डाल जाएंगे वोट। अब आप चुनाव की प्रक्रिया समझाने लगे। जैनेन्द्र अर्कवंशी जी कमाल करते हैं आप। अब आप चुनाव की प्रक्रिया समझाएंगे, आप बात तो रखने दीजिए उनको। 15 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने चुनाव किया था, प्रदेश अध्यक्ष जब चुनाव किया था उसमें 13 प्रदेश अध्यक्ष सरदार पटेल के पक्ष में थे। 13 नहीं हुई थी, 13 सरदार पटेल। मैं आपको हकीकत बताऊं, आपकी किसी की बात ऑडिबल नहीं है, आपको हम नहीं सुन पा रहे हैं, आपको हम नहीं सुन पा रहे हैं, हम नहीं सुन पा रहे हैं। आप एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा। चलिए बोलते रहिए। प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठा नहीं भाई। अब आप इतिहास पढ़िएगा जाके जैनेन्द्र जी, हमने पब्लिक देख रही है, वो इतिहास पढ़ लेगी। उसको तोड़ने जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार के देश के साथ धोखा किया पूरा देश जानता अरे है। हो गया, हो गया, हो गया। घोषित करने की क्या आवश्यकता थी? ठीक है, किसने घोषित किया था? कांग्रेस ने किया था कि नहीं किया था? आप ही ने वार ट्रिब्यूनल किसने घोषित किया था? आपने घोषित करने की कोशिश की है। ठीक है, मैं बैठ जाओ जाके जैनेन्द्र जी। ठीक है, ठीक है, आप दोनों का हो गया। अब मैं अजय चंद्र चौबे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, अजय चंद्र चौबे जी, देखिए इतिहास की यहाँ पर बात हो रही है। आदेश बता के, लेकिन गोडसे आपके आदर्श है, सावरकर आपके आदर्श है, जिनको हमारे आदर्श सावरकर भी है, हमारे आदर्श महात्मा गांधी भी है, हमारे आदर्श। चलिए आप दोनों बोल लीजिए, मैं चुप हो जाऊं। हमारे आदर्श की बात मत करिए, आप लोग भी भीड़ बजाते भारतीय रहिए। जनता पार्टी के तो हिंदुस्तान के जितने हाँ, फिर आप भी बोलिए, आप भी बोलिए अजय चंद्र चौबे जी, आप भी अपनी इसमें बात क्या रखिए। किया जा सकता है? आप ठीक तो है। क्रांतिकारियों का आप विरोध करते लोगों ने हैं। बाबा साहब के साथ क्या पता था कि दिन यूं बदल जाएंगे, पता है उनको लोग हराने के अपने लिए ही प्रार्थना बदले किया नजर गया था। आएंगे। जिनकी आप पहचान लोगों ही थी ने गांधी के नाम से, जिस देश की पहचान ही थी गांधी के नाम से, गांधी की जयंती पे वो गांधी का नाम लेने से कतराएंगे। करके रखा था मतलब खानदान की पार्टी
पार्टी है, नेहरू खानदान ने देश को आजाद कराया, कांग्रेस पार्टी का सम्मान करते हैं आजादी तक, उसके बाद ब्रिटिश सेना में हिंदुस्तानियों को भर्ती होने की अपील कर रहे थे। जैनेंद्र जी, देखिए आप बहुत लगातार बोल रहे हैं, आप बोलने दीजिए दूसरे लोगों को। क्या आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही? फिर म्यूट करने की आफत आएगी। देखिए आप दोनों को म्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, आप बात रखिए अपनी। अजय चंद्र चौबे जी बोलिए। अजय चंद्र जी आप मैं बोलिए। यही कह रहा था कि जब ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और वो हिंदुस्तानियों को उस सेना में भर्ती कर रहे थे, क्रांतिकारियों को, तो अंग्रेजों की रणनीति के तहत हिंदू महासभा के सावरकर जी के नेतृत्व में हिंदुस्तानियों से अपील कर रहे थे, अभियान चला रहे थे कि नहीं, नेताजी आजाद चंद्र बोस की सेना में मत भर्ती होइए, ब्रिटिश सेना में भर्ती। ठीक है, आकाश मिश्रा जी के पास में जाना चाहूंगी। देखिए आकाश मिश्रा जी अपनी बात रखिए। ठीक है, हो गया। अजय चंद्र चौबे जी हो गया। ठीक है। गांधी का अपमान करने वाले लोग, ये देशद्रोही लोग, देखिए आप तीनों को फिर लगाना पड़ेगा। गांधी की जयंती पे ये सब देश नहीं बर्बाद करने वाला। शास्त्री जी के साथ क्या किया? देखिए एक सभ्य तरीका होता है ना बहस का। आप हमें बात रखने का पूरा समय दे रही हैं, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? ठीक है, आकाश मिश्रा जी अपनी बात रखिए। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं। ठीक है, हो गया। आकाश मिश्रा जी देखिए, मैं बहुत कम समय है, मैं बहुत तथ्यों के साथ अपनी बात रखना चाहूंगा। ये देश आजाद हुआ, मैं विचारधाराओं की बात करना चाहता हूं, जो आपका टॉपिक है आज का, गांधी वर्सेस सावरकर जी। मैडम, ये जब देश आजाद हुआ, हमारे देश का संविधान बना, तो एक विचारधारा के लोगों ने उस संविधान को जलाने का काम किया। जो अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि हमारा संविधान जलाया इन लोगों ने। ये साफ साफ दिखलाता है कि इन लोगों को अपने संविधान से न मोहब्बत है, न प्यार है, और न ये संविधान के अनुसार चलना चाहते हैं। नंबर एक चीज। दूसरी बात, आपको याद होगा कि इन्हीं विचारधारा के लोगों ने नागपुर के अपने मुख्यालय पर 50 साल तक हमारे तिरंगे को नहीं फहराया, और जब 3 सिर्फिरे लड़कों ने जाकर तिरंगा फहराया, उनके खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई हुई। उसके बाद ये शर्म खा के अब तिरंगा फहराने लगे। ये सबके सामने है, किसी से बात छुपी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी हमारे प्रधान सेवक जी अमेरिका जाते हैं, तो वहां कमला हैरिस क्या कटाक्ष करती है कि हमको आपको मिलकर दूसरे देशों में भी लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी और लोकतंत्र को बचाना होगा। उसके बाद वहां के जो बाइडेन है राष्ट्रपति, वो उनको समझाते हैं कि महात्मा गांधी के वसूल पूरी दुनिया में फॉलो किए जाते हैं और अमेरिका भी उन्हीं वसूलों पर चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के वसूलों में वो ताकत थी कि इनको न चाहने वाले मजबूरी में फूल चढ़ाते हैं और उनके पैर छूते हैं, और उसके बाद भले वो सावरकर या किसी को भी गुणगान करते रहते हैं। ठीक है आकाश जी, मैं यहाँ डॉक्टर अभिषेक राय का भी रुख करना चाहूंगी। आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए समय की कमी है, आपने झगड़े में बहुत समय खराब कर दिया। आप बहुत अच्छे से बात कहते, इस बहस का निष्कर्ष निकलता। ठीक है, अब बोलिए आप। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। भाजपा और संघी जो है बापू के हत्यारे गोडसे की पूजा करते हैं, खुलेआम महिमा मंडल करते हैं। गांधी जी को गाली देने वाले को सांसद और विधायक बनाया जाता है। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, समय नहीं, बोलने दीजिए। ठीक है, देखिए फिर ऐसे नहीं होता है ना। ठीक है, हो गया। डॉक्टर अभिषेक राय की बात रखिए। प्रतिक्रिया दूंगा नहीं है। किसी को चलिए, आपने बहुत अच्छी बहस की आज। आपने एक एक करके बहुत अच्छे सलीके से अपनी बात रखी। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप